मैं मुकेश सर। अब लास्ट वीडियो के बाद अपना ये नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट में डिटेल जो बाकी बची थी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, फिर से यहाँ से इसकी स्टार्टिंग लेंगे। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो जैसा कि हमने पहले देखा है, ठोस, द्रव, गैस, 3 टाइप्स पदार्थ के मैटर मीन्स पदार्थ के भाग होते हैं। उसके हिसाब से अब इसको आगे देखेंगे। तो पानी पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है। जैसे हम पानी की बात करें तो बर्फ़ के रूप में ठोस, पानी के रूप में द्रव और वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में नजर आता है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था की इस तरह 2 तरीकों से परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसको 2 तरीके में हम पहले बात करेंगे तापमान में परिवर्तन। शुरुआत करते हैं गलनांक बिंदु से, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक बिंदु क्या होता है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वो जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाता है, उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहा जाता है और इसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जिसे बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 273.16 डिग्री केल्विन। सुधा के लिए एक जानकारी लेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। जैसे हम लोग जानते हैं कि तापमान को मापने के लिए केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस यूज़ होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो मेजरमेंट होता है, मापन है, वो 273 डिग्री केल्विन। जब बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद संलग्न गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। अर्थात बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो उसका तापमान लगातार बढ़ते नहीं रहता, वो ऊष्मा छिपी हो जाती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो तापमान को बढ़ने नहीं देती जब तक वो पानी में द्रव में परिवर्तित ना हो जाए। इसी तरह संगलन गुप्त ऊष्मा की परिभाषा समझेंगे। वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संलग्न गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के जो कणों में तापमान हम देंगे, उसके अनुरूप 0 डिग्री सेल्सियस पानी के तापमान की बात करें तो उसमें कणों के अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी। क्यों? संलग्न गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की परिस्थिति के कारण। अब आते हैं क्वथनांक, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दबाव पर जिस तापमान पर पदार्थ द्रव और पदार्थ उबलने लग जाए, उसे कहेंगे उसका क्वथनांक बिंदु। जिसे जल का क्वथनांक बिंदु होता है, हम बात करें सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 273 प्लस मीन्स 100 प्लस 273 डिग्री इक्वल टू 373 डिग्री केल्विन। इस तापमान पर पानी उबलने लगता है। अब इसकी गुप्त ऊष्मा की बात करें, अर्थात वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितने? 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद की जो पोजीशन है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। हाँ, इस मुद्दे को समझेंगे। वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा, उसका एग्जाम्पल देखें तो जब पानी को उबालते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को आसानी से तोड़ देती है। इसलिए ऐसा नहीं कि पानी को हमने गर्म कर दिया और वो उबल रहा है और उबलते उबलते उसका तापमान लगातार बढ़ते जाएगा। नहीं, वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान ही रहने वाला है। हाँ, उसे हम गर्म करते जाएंगे लगातार, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान ही बना के रखता है, क्योंकि पानी के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसे वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा तोड़ती रहती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, तापमान में परिवर्तन के पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ठोस अवस्था में अगर पदार्थ है, हम उसमें उसे ऊष्मा देते हैं तो द्रव अवस्था में रूपांतरित होता है, उसे हम ऊष्मा देते हैं तो वो गैस में रूपांतरित होता है। और अगर गैसीय अवस्था को ठंडा करें तो वो द्रव अवस्था में बदलता है, और उसे हम ठंडा करें तो वो ठोस अवस्था में रूपांतरित होता है। हम इस मुद्दे में पानी ले सकते हैं। पानी की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर हम उसे आसानी से बर्फ बना सकते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसे हम पानी से अर्थात द्रव अवस्था में से हम उसे गैसीय अवस्था में रूपांतरित कर सकते हैं। अब बात करेंगे ऊर्ध्वपातन की।
कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ठोस अवस्था से गैस में बदल जाते हैं, जिसे पदार्थ का उदरोपातन कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी उपस्थित हैं प्रकृति में जो जिसे हम गर्म करें तो वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? उदरोपातन। जैसे कपूर या नौसादार, कपूर की बात करें, कपूर या एल्युमिनियम क्लोराइड लेकर हम इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल सकते हैं, तो कपूर को हम गर्म करें तो सीधे गैस में रूपांतरित हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। थोड़ा सा कपूर लें या एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl2, एमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी मिट्टी की प्याली में डालें। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा रख देना है और कीप के ऊपर रुई का एक डॉट लगा देना है, ताकि उसके बाहर कोई ठोस पदार्थ, मतलब जो भी गैस निकलने वाली है उसके अंदर वो इकट्ठी हो सकती है हल्के नॉर्मली रूप में। धीरे धीरे उसे गर्म करना है। हम देखेंगे कपूर या एल्युमिनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। कीप की भीतरी दीवार पर पदार्थ के वाष्प फिर धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ठोस से सीधे गैस अवस्था में वो रूपांतरित हुआ है, जिसे हम उदरोपातन के रूप में जानते हैं। अब हम दूसरे मुद्दे पर बढ़ते हैं, दाब परिवर्तनीय प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे इकट्ठा करें, संपीड़ित करें, तो कणों के बीच की दूरी कम होने लगती है और गैस धीरे धीरे द्रव में बदल सकता है। अगर हम किसी गैस पर दबाव बढ़ाएं और उसका तापमान घटा दें तो क्या हो जाएगा? आसानी से गैस में बदल जाएगा। ज़्यादा दबाव बढ़ने से गैस के कण काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, उसको वापस गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं बिना द्रवस्था में बदले। इसके लिए दबाव को घटाकर 1 ATM मीन्स 1 एटमॉस्फेयर तक कर दिया जाता है। इस तरह ड्राई आइस बनाई जा सकती है। गैस अवस्था को क्या करते हैं? 1 एटमॉस्फेयर पर बदल सकते हैं आसानी से गैस अवस्था बदलने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दबाव और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है ठोस द्रव गैस का, कि ठोस को हम अगर द्रव में रूपांतरित करना तो संकलन पद्धति कहलाते हैं, द्रव से हम गैस करते हैं तो वाष्पीकरण की पद्धति कहलाती है, और गैस से हम ठोस करें तो उसे हम उदरोपातन की स्थिति के रूप में जाना जाता है। उसी तरह हम अगर द्रव से ठोस करें तो जमने की पद्धति होती है, ठोस से गैस करें तो उदरोपातन की स्थिति होती है, और गैस से द्रव करें तो संघनन की स्थिति होती है। अब वाष्पीकरण समझेंगे। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लग जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर क्या होने लगे? जो उसका क्वथनांक बनते हुए उससे कम तापमान पर आसानी से धीरे धीरे वाष्प बदलने लग जाए, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। सतह पर उपस्थित कणों में ऊंची गति ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और उसी कारण से वाष्प में आसानी से बदल जाते हैं। अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके कारक में 4 मुद्दे हम ध्यान देंगे। नंबर 1 सतही क्षेत्रफल, नंबर 2 तापमान में होने वाली वृद्धि, नंबर 3 नमी अर्थात आर्द्रता, और नंबर 4 वायु की गति। पहला मुद्दा समझेंगे, सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर हम सतह का क्षेत्रफल अर्थात सतह जितनी ज़्यादा होगी वाष्पीकरण की दर उतनी बढ़ जाएगी। अगर पदार्थ जितने ज़्यादा टुकड़ों में बटा होगा सतह उतनी ज़्यादा विशाल होगी, और उतनी ज़्यादा विशाल होने के कारण तापमान का प्रभाव उसके ऊपर उतनी ज़्यादा मात्रा में होगा, उस आसानी से वाष्पीकरण वहाँ पर बढ़ जाता है। नंबर 2 तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा आसानी से बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान अगर हम देते हैं पदार्थ को तो उसमें रहे हुए कणों की मतलब गति ऊर्जा आसानी से बढ़ाई जा सकती है, और गति ऊर्जा आसानी से बढ़ जाने का रीज़न से आसानी से प्रक्रिया तेज गति से करता है। नमी। अगर हवा में नमी है तो वाष्पीकरण की दर आसानी से घट सकते हैं, अर्थात अगर ज़्यादा नमी है तो वाष्पीकरण की स्थिति कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, हम अगले मुद्दे पर जाएंगे। वाष्पीकरण से शीतलता होती है। अगर वाष्पीकरण है तो उससे ठंडक फैलती है। कैसे? वाष्पीकरण प्रक्रिया के दरमियान खोई हुई ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करने के द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण में ऊर्जा को खींचने लगते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दरमियान वो फिर से अपने द्रव कणों को आसपास इकट्ठा करने लगती है, वातावरण में ऊर्जा को अवशोषित करके उसको इकट्ठा करने की कोशिश करती है। उस कारण से ही
आसपास के भाग में शीतलता व्याप्त हो जाती है। जैसे हम एसीटोन को हाथ में डालें तो एसीटोन हमारे हाथ में उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हाथ पर क्या हो जाती है, शीतलता छा जाती है। दूसरी बात करें तो गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक होता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीने को आसानी से अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं, अर्थात बाहर की जो गर्मी है उसको आसानी से और पसीने हैं उसको आसानी से एकत्रित कर लेती है, और वाष्पीकरण की स्थिति कारण, धूप के वाष्पीकरण की स्थिति कारण वो आसानी से वो सूख जाते हैं। इसी प्रकार वाष्पीकरण की शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़े आसानी से सूखते हैं। तीसरे मुद्दे में देखेंगे, गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों में गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं और उस जगह को आसानी से क्या करते हैं, वाष्पीकरण की स्थिति के कारण उसे ठंडा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा होता है और इसके सद्य की स्थिति को हम आगे समझेंगे अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में। तो दोस्तों यहाँ के लिए हम रखेंगे और अब आगे